बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये कॉशी का एक बड़ा रिमार्केबल रिज़ल्ट है और इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये बताऊँ आपको कि ये किस तरह बड़ा रिमार्केबल रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट ये है, अभी हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल सी f of z dz over z minus z naught in is equal to 2 pi iota f of z naught। अभी मैंने इस थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, प्रूफ की तरफ भी अभी हमने जाना है, लेकिन जो प्रूव करना वो ये है, f of z naught is equal to 1/2 pi iota इंटीग्रल c f of z dz over z minus z naught। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? यही किया, ये इंटीग्रल लेफ्ट साइड पे लिख दिया और 2 पाई आइटा को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया f(z naught) से। अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा रिमार्केबल रिजल्ट है, वो इस गौर से देखें इसको। इस रिजल्ट के मुताबिक अंडर सर्टन कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं थ्योरम की, तो आपको इंटीग्रल मालूम करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ती। क्या करना पड़ता है? सिर्फ फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है z0 के ऊपर, और उसको 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और एक रिमार्केबल रिजल्ट है जो मैंने भी आपको बताया कि यानी आप इस फार्मूले की मदद से इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल को एवेल्यूएट किए बगैर उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू मालूम करना किसी पॉइंट के ऊपर तो बहुत आसान होता है ना, फंक्शन तो उसने दिया होगा, पॉइंट भी दिया होगा, और आप उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, वो बड़ा आसान है। 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई करना भी बड़ा आसान है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल जो है वो एवेल्यूएट हो जाएगा। इससे पहले भी कॉशी फंडामेंटल थ्योरम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ भी अगर अंडर सर्टन कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो आपको इंटीग्रल एवेल्यूएट नहीं करना पड़ता, उस इंटीग्रल का आंसर 0 होगा। तब हम चलते हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की स्टेटमेंट की तरफ। लेट f of z be analytic on and within a simple closed contour C taken in a positive sense। पॉजिटिव सेंस से मुराद क्या है? जो प्लेन में हम कर्व की पॉजिटिव सेंस हम लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। लेट f of z be analytic on and within the simple closed contour। सिंपल क्लोज कंटोर कौन सी होती है? ऐसी क्लोज कंटोर जो आपस में एक दूसरे अपने आप को कभी इंटरसेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पे ये कंटोर जो है वो सिंपल क्लोज कंटोर है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाए, अब ये क्लोज कंटोर तो है लेकिन सिंपल नहीं है, उसने अपने आप को इंटरसेक्ट कर लिया है। सिंपल क्लोज कंटोर टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस से मुराद क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये इफ z0 इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू C, देन आपने ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे इसी के अंदर कोई z0 पॉइंट है, ये कंटोर C है और इसके अंदर पॉइंट z0 है। तो क्या कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फंक्शन f of z इज एनालिटिक ऑन एंड विद द सिंपल क्लोज कंटोर C एंड दैट कंटोर कंटेन्स द पॉइंट z0। देन आपके पास जो आएगा 1/2 पाई आइटा f of z over z minus z0 इंटीग्रल f of z इंटीग्रल along C of f of z over z minus z0 will be equal to f of z0। ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई थ्योरम की? फंक्शन एनालिटिक ऑन एंड विद द सिंपल क्लोज कंटोर हो तो देन इंटीग्रल ऑफ f of z over z minus z0 along C into 1/2 pi iota will be equal to f of z0, or in other words इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आइटा f of z0। तो ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जारी बात है, ये आपके पास एक फंक्शन है f of z over z minus z0। इसको अगर हम एक नया फंक्शन सपोज करें, लेट फाई ऑफ z बी इक्वल टू f of z over z माइनस z0। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है? फाई ऑफ z क्या एनालिटिक है ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर? उसको समझाने के लिए
मैं पहले सिंपल क्लोज कंटोर ले लूँ जो उसने कही थी। लेट्स सपोज कि ये वो कंटोर है सी, सिंपल क्लोज कंटोर, और इसमें यहाँ पड़ा हुआ है पॉइंट Z0, ये पॉइंट Z0 पड़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, उसने कहा है कि एफ ऑफ जेड इस सिंपल क्लोज कंटोर, ये ज़रा जवाब देखिए, मुझे जवाब बताना है आपने। इस सिंपल क्लोज कंटोर के ऊपर और उसके अंदर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या फाई ऑफ जेड एनालिटिक है? एफ ऑफ जेड एनालिटिक है? क्या फाई ऑफ जेड एनालिटिक है? नहीं है एनालिटिक। क्यों? फाई ऑफ जेड Z0 के ऊपर डिफाइंड ही नहीं। जब मैं यहाँ ये मैंने सपोज किया है फाई ऑफ जेड, किसके बराबर सपोज किया है? एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस Z0। जैसे मैं जेड की जगह Z0 पुट करूँगा, एफ ऑफ Z0 ओवर Z0 माइनस Z0 आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अब जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड हो, उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। तो अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ जेड तो एनालिटिक है, लेकिन फाई ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है। इंटीग्रेशन तो बेसिकली हमने एफ ऑफ जेड की नहीं करनी ना, हमने तो एफ ऑफ जेड और जेड माइनस Z0 की करनी है। इंटीग्रेशन तो हमने फाई ऑफ जेड की करनी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली कॉशी फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और कॉशी फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि फंक्शन विद ऑन एंड विद इन द क्लोज कंटोर एनालिटिक हो। अब मसला ये है कि ये फाई ऑफ जेड जो है, ये एनालिटिक नहीं है इस कंटोर सी में। क्यों? इस कंटोर सी के अंदर एक पॉइंट Z0 लाई कर रहा है, जिसके ऊपर वो फंक्शन फाई ऑफ जेड डिफाइंड नहीं है, लिहाजा फंक्शन फाई ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है। तो मुझे क्या करना है? ये बेसिकली ऐसी कंटोर है जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है जिसके ऊपर फंक्शन फाई ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट को इस कंटोर से बाहर निकालूंगा। अब इस पॉइंट को इस कंटोर से बाहर निकालने का क्या तरीकाकार है? क्या मैं इसको उठा के यहाँ फेंक दूंगा? नहीं, मैं करूँगा कि इस पॉइंट के गिर्द, इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ। यानी इस पॉइंट को सेंटर मान के एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, अब ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं रही, ये क्या बन गई है? डबली कनेक्टेड डोमेन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिंपली कनेक्टेड डोमेन और डबली कनेक्टेड डोमेन का डिफरेंस बताया था। डबली कनेक्टेड डोमेन कौन सी होती है? जिसमें एक सुराख हो। पहले आपके पास सिंपली क्लोज कंटोर थी, सिंपली कनेक्टेड डोमेन थी। अब आपने क्या किया? इस पॉइंट Z0 को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने का तरीका ये नहीं है कि आप उठा के बाहर फेंक देंगे। आप इसको सेंटर मान के आपने एक सर्कल बनाया है। अब सर्कल बनाने के बाद ये बन गई है डबली कनेक्टेड डोमेन। डबली कनेक्टेड डोमेन को आपको याद होगा हम क्या करते थे? डबली कनेक्टेड डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाते थे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डबली कनेक्टेड डोमेन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाना सिखाया था। कैसे करते हैं? हम एक क्रॉस कट लगाते हैं और इसको बनाते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो पहले हम इसको क्रॉस कट लगा के सिंपली कनेक्टेड डोमेन बनाते हैं। तो अब ये मैंने एक क्रॉस कट लगाया है, अब ये बन गई है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। इसका सुराख अब नहीं रहा। देखें कैसे बना। ये डोमेन है ये वाली, और यहाँ से शुरू होकर फिर वापस आ गए, फिर ये। अब क्या इसमें सुराख है? ना तो कर्व ने इंटरसेक्ट किया अपने आप को, ना तो कर्व ने इंटरसेक्ट किया, और अब पॉइंट भी नहीं रहा। पॉइंट उस कर्व से क्या चला गया? बाहर नहीं चला गया। गौर करें कैसे बाहर चला गया। ये यहाँ, अगर आप यहाँ से शुरू करें, चलें फर्ज करें यहाँ से शुरू करते हैं, ये और ये ऐसे आए ना, तो पॉइंट बाहर चला गया। तो दिस वाज द मेथड हाउ वी कैन टेक द पॉइंट आउटसाइड द कंटोर। क्या करते हैं? जो हमारे पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन है जिसके अंदर पॉइंट पड़ा हुआ है, उस पॉइंट के गिर्द सर्कल बनाते हैं और फिर क्रॉस कट लगाते हैं।
सर्कल बनाएंगे तो डबली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगी, फिर वहाँ से क्रॉस कट लगाएंगे वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन बन जाएगी, और पॉइंट जो है वो उस डोमेन से बाहर चला जाएगा। बाहर चले जाने का मतलब है कि उसकी बाउंड्री, ये देखें ना, ये बाउंड्री के बाहर आ गया ना, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, और ये बाउंड्री के बाहर चला गया पॉइंट। इस तरह से अब इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। इसे हम लेट्स सपोज पॉइंट ए कह देते हैं, और यहाँ पॉइंट इसको बी कह देते हैं, और ये आपके पास एक पॉइंट ई, और ये पॉइंट एफ, और ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच, ये पॉइंट आई, और ये पॉइंट जे, और ये जो कंटोर है इसको हम C1 कह देते हैं। जो सर्कल अंदर बनाया था उसको हम कंटोर, उसका नाम, उसको हम क्या कह देते हैं, C1। ये अब समझ आई पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, A, B, E, F, G, H, I, J और A। तो ये अब ये जो अभी तक जो मैंने किया है काम, ये मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। इसको हम लिखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि अब जो हमारे पास कंटोर बन गई है जो कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, उसमें फंक्शन फाई ऑफ जेड जो है वो क्या है, एनालिटिक है। तो पहले हम ये सारी वर्किंग जो है हम लिखते हैं अभी। लेट, अब ये तो हमारे पास है, अब ये हमने जो वर्किंग की है वो हम करते हैं कि द contour C contains a point Z naught where phi of Z is not analytic. We overcome this difficulty by making a circle of small radius delta centered at Z naught. This makes a doubly connected domain. Then by a cross cut we make it into a simply connected domain A, B, C, A, B, E, F, G, H, I, J, A. As shown in the figure. Now the point Z naught lies outside this simple closed contour. So Cauchy fundamental theorem is applicable. So
कॉशी फंडामेंटल थ्योरम is applicable दैट इज, अब कॉशी फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि जब कोई फंक्शन एनालिटिक ऑन एंड विद इन द सिंपल क्लोज कंटोर हो तो उस कंटोर के लॉन्ग उस फंक्शन की इंटीग्रेशन ज़ीरो होगी। अब ये किसके लिए बात हो रही है? फाई ऑफ जेड। फाई ऑफ जेड में फाई ऑफ जेड डिफाइंड नहीं था पॉइंट जेड नॉट के ऊपर, ठीक है। हमने पॉइंट जेड नॉट बाहर निकाला है। किस तरह निकाला है? उसके गिर्द सर्कल बना के डब्ल्यू कनेक्टेड डोमेन बनाई और डब्ल्यू कनेक्टेड डोमेन को सिंपली कनेक्टेड डोमेन किया है क्रॉस कट से। अब इसका मतलब फिर क्या हुआ? सी फाई ऑफ जेड डी जेड शुड बी इक्वल टू जीरो। सी की बजाय हम क्या लिखेंगे? कंटोर कौन सी लिखेंगे? ए बी ई एफ जी एच आई जे और ए, ये कंटोर है। इसके लॉन्ग फाई एफ जेड क्या है? उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगी। बात समझ आ गई है? हमने उस पहले सिंपली कनेक्टेड डोमेन को डबली कनेक्टेड डोमेन बनाया, उसको क्रॉस कट लगा के सिंपली कनेक्टेड डोमेन में दोबारा कन्वर्ट किया। ये जो दोबारा कन्वर्ट किया इसमें जेड नॉट हमारा बाहर निकल गया। फाई ऑफ जेड इस कनेक्टेड इस डोमेन में जो कि ए बी ई एफ जी एच आई जे ए है, इसमें एनालिटिक है, लिहाजा फाई ऑफ जेड की इंटीग्रेशन इस कंटोर के लॉन्ग ज़ीरो होगी कॉशी फंडामेंटल थ्योरम की मदद से। अब हम इसके ज़रा हिस्से कर लेते हैं। इंटीग्रल इसका पार्ट ले लेते हैं। ए बी ई एफ फाई ऑफ जेड प्लस मैंने ये हिस्सा ले लिया है ए बी ई एफ। उसके बाद इंटीग्रल एफ जी लेते हैं आप फाई ऑफ जेड डी जेड। फिर इंटीग्रल कौन सा रह जाएगा? एफ जी लिया, फिर जी एच आई जे, इंटीग्रल अलॉन्ग जी एच आई जे फाई ऑफ जेड डी जेड। और फाइनली हमारे पास क्या रह गया? जे ए, इंटीग्रल अलॉन्ग जे ए ऑफ फाई ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। समझ आई बोला? ये हमारे पास कंटोर है ए बी ई एफ जी एच आई जे ए। तो मैंने वो जो हमारे पास जो इंटीग्रल है उसके हिस्से कर दिए हैं। किस किस के लॉन्ग? ए बी ई एफ, फिर इंटीग्रल लॉन्ग एफ जी, फिर इंटीग्रल लॉन्ग जी एच आई जे, फिर इंटीग्रल लॉन्ग जे ए। आप गौर करें कि जो पहला इंटीग्रल है ए बी ई एफ, ये कौन सी कंटोर बनती है? ये सी बनती है। सी नहीं बनती क्योंकि वो क्रॉस कट तो इतना बारीक है, बाल बराबर है वो, तो ये कंटोर सी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये जो ये वाली कंटोर है ये बन गई सी, इसमें फाई ऑफ जेड डी जेड, फाई ऑफ जेड डी जेड। और ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये एफ जी और ये जी जे ए आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? एफ जी में डायरेक्शन ये है और जे ए में डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों इंटीग्रल एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर गौर कीजिएगा, जब मैं इंटीग्रल लेके जा रहा हूँ जी एच आई जे ए के लॉन्ग, वो सी वन की अपोजिट डायरेक्शन है। ज़रा गौर करें, जी एच आई जे के लॉन्ग जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी अप इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कंटोर सी वन। उसकी जगह फिर मैं क्या लिखूँगा? उसकी जगह मैं लिखूँगा माइनस सी वन फाई ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। क्यों जी? बात समझ आ गई? भला क्या किया भला?
ये आप ले रहे थे GHIJ के लॉन्ग और वो -C1 के लॉन्ग हो जाएगी, ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना आपस में, और GHIJ के लॉन्ग जो है वो -C1 हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से इंटीग्रल C phi of z dz इज इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग C1 phi of z dz। अब ये हम बेसिकली उस तरफ जा रहे हैं। phi of z किसके बराबर था? f of z ओवर z माइनस जेड नॉट, इधर भी आ जाएगा C1 f of z ओवर z माइनस जेड नॉट dz। ठीक है, इसमें आप सिर्फ इतना काम करें कि z नॉट जो है सब्ट्रैक्ट और ऐड करें, f ऑफ z नॉट सब्ट्रैक्ट और ऐड करें। C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट प्लस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाई z माइनस जेड नॉट dz। तो अब आपके पास बेसिकली दो इंटीग्रल बन गए हैं, C f ऑफ z dz ओवर z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू, नहीं उधर नहीं ना, वो तो मालूम करना ना, ये तो आपने वैल्यूएट करना, नहीं समझ आई? ये तो आपने फाइंड C1 तो आपने खुद से इंट्रोड्यूस कराई है, एक्चुअल तो C है ना, आपने तो इंटीग्रल C के लॉन्ग मालूम करना ना, तो उसको क्यों छेड़ेंगे आप? अब ये C के लॉन्ग इंटीग्रल जो है इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो लेके आएंगे रिजल्ट उसके लॉन्ग। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल अलॉन्ग C1 ऑफ f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस जेड नॉट dz। ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस C1 f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस जेड नॉट dz। ठीक है, ये हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। इस इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करनी है और इस इंटीग्रल की वैल्यू मालूम करनी है। इसको आप चलें, इसको I1 कह लें, इसको I2 कह लें। अब I2 को वैल्यूएट करने के लिए ज़रा देखिएगा, आपने क्या सपोज किया हुआ है, ये वाला जो सर्कल है, सर्कल ऑफ सर्कल सपोज किया था जिसका रेडियस डेल्टा था, जिसका सेंटर क्या था z नॉट। तो इसकी इक्वेशन फिर क्या आएगी, याद है? z माइनस जेड नॉट किसके बराबर आएगा? डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा। मैंने ये लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर z नॉट हो और जिसका रेडियस r हो, तो वो आता है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r ई रेज़ पर आइटा थीटा। अब यहाँ से dz की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? आइटा डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा डी थीटा, ये dz की वैल्यू निकलेगी। मेरा जो I1 है, I2 सॉरी, पहले मैं I2 एवेल्यूएट कर रहा हूँ। I2 है C1 इंटीग्रल लॉन्ग C1 f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस जेड नॉट dz। और ये जो C1 है ये सर्कल ऑफ रेडियस डेल्टा है सेंटर्ड एट z नॉट, जिसके लिए ये रिलेशन आएगी z माइनस जेड नॉट की जगह आ जाएगा डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा। तो मैं ये ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, f ऑफ z नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट, वो तो बाहर चला जाएगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? dz की जगह क्या आया? आइटा डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा और साथ डी थीटा। और ये भी जेन में रहे कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई है, सर्कल है ना। अच्छा जी, क्या किया? एफ ऑफ जेड नॉट कांस्टेंट आएगा ना, जेड नॉट तो फिक्स नंबर है, जब भी आप एफ में पुट करेंगे तो एफ ऑफ जेड नॉट फिक्स्ड हो, कांस्टेंट होगा। दैट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, वो बाहर चला गया। अब डी जेड की जगह लग गया आइटा डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा डी थीटा, और जेड माइनस जेड नॉट की जगह क्या लगेगा? डेल्टा ई रेज़ पर आइटा थीटा। ये कट गया, क्या रह गया आपके पास? आइटा एफ ऑफ जेड नॉट, और ये लिमिट भी लगाए ना 0 to
2 पाई, इंटीग्रल 0 to 2 पाई, और अंदर सिर्फ क्या रह गया हुआ है, डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन करें, वो आएगी थीटा 0 to 2 पाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएं तो वो 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लें। ये जो दो इंटीग्रल्स है I1 और I2 अलॉन्ग C1, उनमें से एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दूसरे इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो I2 हमने फाइंड कर लिया है। नाउ फॉर I1 आप मुझे ये बताएं, इंटीग्रल C1 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, C1 अगर मैं इसका मॉड लूं तो इसका इसके साथ क्या ताल्लुक होगा, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के साथ, वो बता सकते हैं। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बेसिकली एक समेशन होती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की समेशन। इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की समेशन है। तो फिर ये क्या हुआ है, पहले सम हुआ है और बाद में मॉड लिया गया है। इंटीग्रेशन का मीन आपने सम किया हुआ और आपने फिर बाद में मॉड लिया हुआ है। इधर क्या किया है, इधर आपने पहले मॉड लिया है, बाद में सम किया है। कुछ रिजल्ट आपको याद है, Z1 प्लस Z2 मॉड लेसर आर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ये याद है। यानी अगर आप पहले सम करते हैं मॉड बाद में रहते हैं, तो अगर पहले मॉड लेके सम करते हैं तो फिर ये रिलेशन आती है। तो यहाँ बिल्कुल यही कुछ है। पहले आपने क्या किया है, पहले आपने सम लिया, पहले आपने सम लिया जैसे यहाँ पे लिया, फिर मॉड लिया, और इधर क्या किया है, पहले आपने मॉड लिया जैसे यहाँ किया और फिर सम लिया। सम मीन इंटीग्रेशन, तो फिर रिलेशन तो यही आएगी ना, बस यही समझाना था आपको। अब आगे चलते हैं। ये जो आ गई है इसमें तो कोई इशू अब नहीं बनेगा, इसको वैसे हम कह लेते I1 मॉड, ठीक है, ताकि ये आगे चल के हम बार बार इतना लंबा लिखने की बजाय सिर्फ I1 मॉड ही लेते। ये हमारे पास आ गया I1 मॉड लेसर आर इक्वल टू इंटीग्रल C1, इसको मैं यूँ ले लेता हूँ, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड ओवर जेड माइनस जेड नॉट मॉड इंटू डी जेड मॉड। ठीक होगी बात। अब आपको पता है कि फंक्शन जो है जेड नॉट के ऊपर एनालिटिक है, जेड नॉट के ऊपर एनालिटिक है तो वो उस जेड नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी है तो वो फिर कंटिन्यूस भी होगा। तो कंटिन्यूस है तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे लिखते हैं, सिंस एफ इज एनालिटिक एट जेड नॉट, सो एफ इज continuous at z naught, so for every epsilon greater than 0 there exists a delta 1 greater than 0 such that, जी किस तरह से कि आपके पास f of z minus f of z naught mod is lesser than epsilon when z minus z naught mod is lesser than delta 1। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक जो है वो सुपीरियर होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन से। ये कई दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन जब हम कहते हैं किसी पॉइंट का डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है कि सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। जब हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका मतलब है कि वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी है और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल है, लिहाजा एनालिटिक जो है वो सुपीरियर है। अब एनालिटिक फंक्शन किसी पॉइंट पे हो तो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ज़रूर होगा,
लेकिन अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पॉइंट को पेनल्टी को। यहाँ बात हो रही है कि जो दिया हुआ है वो दिया हुआ फंक्शन एफ जे पेनल्टिक है एट जेड नॉट। अगर जेड नॉट का पेनल्टिक है तो जेड नॉट का डिफरेंशिएबल भी होगा। हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, तो वो जेड नॉट के ऊपर कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक फिर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड लेसर देन एप्सिलॉन व्हेन जेड माइनस जेड नॉट इज लेसर देन डेल्टा वन। यहाँ से एक छोटी सी रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि भी ये इस इनक्वालिटी को अगर आप ये दो इनक्वालिटीज़ आई हैं दोनों एक दूसरे को ये वाली इनक्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ तो यानी अगर मैं ये लिख दूँ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मॉड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेसर देन एप्सिलॉन ओवर डेल्टा वन, तो कोई मसला तो नहीं होगा। ठीक है जी, ये मैं अब वहाँ इसमें पुट करता हूँ। ये मैंने 3 सपोज कर लेता हूँ ये। तो अगर मैं इसको 3 में यूज़ करूँ तो मेरे पास आया I1 मॉड इज़ लेसर और इक्वल टू इंटीग्रल C1, और ये मेरे पास आ गया, ये लेसर आ गया ना, बल्कि लेसर दैन आ गया, लेसर दैन एप्सिलॉन ओवर डेल्टा वन, और सिर्फ रह गया डी जेड मॉड। ये बात आपको समझ आई? भला क्या किया मैंने, ये वाली रिलेशन लेसर दैन एप्सिलॉन ओवर डेल्टा वन है, तो ये मैंने वहाँ पे पुट कर दी। अब फाइनली मैंने एक और काम सपोज करना है कि मैं एक डेल्टा टू चूज़ करता हूँ रेडियस, इस तरह के जो अब जेड नॉट के ऊपर सर्कल बनाऊँ वो सी के अंदर ही रहे। तो ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेट अस चूज डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो so small that z minus z naught is equal to delta 2 remains. Let us choose delta 2 greater than 0 so small that z minus z naught mod is equal to delta 2 remains within C. अब ये मैंने सर्कल जो चूज़ किया है जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस डेल्टा 2 है, इस तरह है कि वो C के अंदर ही रहे। तो ये जो मैंने लिखा z माइनस जेड नॉट मॉड इज इक्वल टू डेल्टा 2, इसका मतलब है कि सर्कल की इक्वेशन लिखी है जिसका रेडियस डेल्टा 2 है और सेंटर जो है वो क्या है z नॉट। अब वही सिचुएशन फिर बनेगी कि हमारे पास z माइनस जेड नॉट बन जाएगा ई रेस पर आइटा डेल्टा 2 ई रेस पर आइटा थीटा। अब जगह अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिर थोड़ी रह गई है और उसी पे ही हमने मुकम्मल भी करना है। z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल्टा 2 ई रेस पर आइटा थीटा, डी जेड आ जाएगा आइटा डेल्टा 2 ई रेस पर आइटा थीटा डी थीटा। और ये जब मैं इंटीग्रेशन अगर करूं यानी डी जेड मॉड मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आइटा डेल्टा 2 ई रेस पर आइटा थीटा डी थीटा का मॉड, वो सिंपली डेल्टा 2 डी थीटा रह जाएगा। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अब फिर ज़रा वंस अगेन मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़रा ध्यान से समझें क्योंकि जगह बहुत छोटी रह गई है। I1 मॉड लेसर देन क्या हुआ यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर डेल्टा 1, तो बाहर ले जाएं इंटीग्रल C1 डी जेड मॉड, ये अब आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डेल्टा 1 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, और डी जेड मॉड हमने क्या निकाला है डेल्टा 2 डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डेल्टा 1 और इनटू डेल्टा 2, और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2 पाई थीटा की आ जाएगी थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी अपर लोअर लिमिट, और ये बेसिकली बन जाएगा
एप्सिलॉन डेल्टा 2 ओवर डेल्टा 1 2 पाई। अब जेन में रहे कि हमारा जो डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 किसके बराबर है? z माइनस, ये ज़रा जेन में रहे, हमारा जो डेल्टा 2 है वो बराबर है z माइनस जेड नॉट के, जेड नॉट मॉड के, और वो लेस देन क्या है? डेल्टा 1 के। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, फिर जगह का प्रॉब्लम है। डेल्टा 2 हमारा है बराबर किसके? z माइनस जेड नॉट मॉड, और z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन क्या है? डेल्टा 1 के। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर डेल्टा 1 को तो छेड़ूँ ना, डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 रिप्लेस कराऊँ और 2 पाई को भी ना छेड़ूँ, तो ये लेस देन आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा 2 की जगह मैंने डेल्टा 1 रिप्लेस कराया है। ये वाला डेल्टा 2 की जगह डेल्टा 1 रिप्लेस कराया है, तो ऑब्वियसली डेल्टा 2 और डेल्टा 1 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी आएगी। तो मेरे पास आ गया I1 मॉड किसके लेसर आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब I1 मॉड लेसर दैन 2 पाई एप्सिलॉन आ गया है। एप्सिलॉन हमारा स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, और फिर ये यानी ये तो कुछ भी हो सकता है ना, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर लें तो वो कंडीशन होल्ड करती है। अब कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 0 से ज़रा सा भी बड़ा लें, जो 0 से वेरी नेक्स्ट नंबर हो, तो जो उससे छोटा नंबर होगा वो किसको अप्रोच करेगा? पॉजिटिव नंबर, वो 0 को। अगर आप एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से वेरी नेक्स्ट नंबर एप्सिलॉन लें, तो जो उससे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर होगा वो किसको अप्रोच करेगा? वो 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि I1 मॉड जो है वो 0 को अप्रोच करता है, क्योंकि एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्ररी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। जब I1 मॉड 0 को अप्रोच करेगा तो फिर जारी बात है जो रिलेशन 1 है उसमें ये 0 हो जाएगा। I1 मॉड 0 को, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो फिर ये 0 अप्रोच कर 0 को 0 बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। 1 कर्व क्या बन जाती है? इंटीग्रल along C of f of z over z minus z naught dz is equal to I2, और I2 की वैल्यू हमने मालूम कर रखी है, वो क्या है? 2 पाई ओटा f of z naught। तो दिस इज बेसिकली प्रूफ ऑफ द कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। होपफुली आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। अब इसको आप बेशक आप उस फॉर्म में लिख लें, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट अलॉन्ग सी। क्यों भाई, सारे स्टेप समझ आ गए हैं? चलिए, थैंक यू।